एक नंबर। जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ का हमें वेक्टर फॉर्म बताना है। ठीक है, और आप लोगों को बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला तो याद ही होगा। तो वो क्या था, वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। कितना आया था, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये होता था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका वेक्टर फॉर्म लेना है। अब इसमें आ क्या रहा है, एक्चुअल में करंट आ रहा है और डीएल आ रहा है। अब वेक्टर फॉर्म लेना है मतलब हमें डायरेक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा कुछ क्लियर होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसमें करंट कितना आई जा रहा था। यहाँ पे हमने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था डीएल, इसकी वैल्यू क्या थी डीएल। हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फाइंड करते थे इस पॉइंट पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। और ये जो पोजीशन वेक्टर था क्या था, आर, ऐसा ही था। तो डीएल और आर के बीच थीटा एंगल बन रहा है, तो हमारे पे डीएल तो है, आर नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आर से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने लिखा म्यू 0/4 पाई आई डीएल, और मैंने यहाँ पे क्या आर का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आर का मल्टीप्लाई किया तो आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया आर की पावर 3। आर का मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। क्या बना फॉर्मूला, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई को आई लिखा, ये हो गया ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा को क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये हो गया डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय, अब आर क्यूब है, आर तो पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर एक तरह से, तो आर के ऊपर भी हम एरो लगा सकते हैं। अब पूरे का क्यूब लिख दें। ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। हमने करा कुछ भी नहीं, सिर्फ आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड किया है, और इसको ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख दिया है, डीएल क्रॉस आर। नीचे आर क्यूब था वो ऐसा का वैसा ही है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, अप्लाई बायोट-सैवर्ट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लेके आना है करंट कैरिंग लूप के थ्रू, कहां पे, एक्सिस में लाना है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करें। मैंने यहां पर क्या लिया, एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो कैसे भी ले सकते हैं, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं करंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा, मतलब अगर इस साइड से देखूंगा तो करंट मुझे कैसा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैंने ऐसा करंट मेंशन कर लिया दिस वन, ऐसे। ये हो गया सेंटर ऑफ द कॉइल। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां बताना है, एक्सिस में। ये मान लेते हैं इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इसका रेडियस क्या लें, तो इसका रेडियस हम ले लेते हैं ए है, कितना है, ए है, ए रेडियस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला है। बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई होता है स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, तो मैं यहां पर एक छोटा सा लेंथ इतना सा ले लेता हूं करंट एलिमेंट, इसका लेंथ हो गया डीएल। अब इसके थ्रू यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो मैं यहां से यहां इसको पॉइंट को मिला देता हूं ऐसे, ये मिला दिया। ये डिस्टेंस कितना है, तो मैं ले लेता हूं इसको एस। ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस एस। अब क्या करेंगे, इस करंट एलिमेंट से यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, कहां पे, पॉइंट पी पे। तो क्या आएगा, तो ये लिखा हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट डीएल कहां पर, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। कितना आएगा, तो स्मॉल आएगा, कितना, डीबी। फॉर्मूला क्या है, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अब यहां बात करेंगे साइन थीटा की, तो थीटा कितना बनेगा यहां पर, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा, एस स्क्वायर। तो ये आ गया डीबी इक्वल टू कितना आएगा, म्यू 0/4 पाई आई डीएल अपॉन में एस स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर थीटा 90 डिग्री क्यों है, तो जब कभी करंट कैरिंग लूप की बात करोगे, सर्कुलर कॉइल की बात करोगे, सर्कुलर कॉइल मान लो ऐसे है, तो इसका लेंथ एलिमेंट तो ऐसे जा रहा होगा। अब मुझे यहां कहीं फाइंड करना है, तो जाना तो ऐसे ही पड़ेगा ना,
ये देखो इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। करंट एलिमेंट ऐसे है, फाइंड ऐसे कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी सर्कुलर कॉइल से कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जाएंगे तो 90 डिग्री डीएल और आर के बीच बनेगा। मतलब ये ध्यान रखना डीएल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द दिस डिस्टेंस, ये आर हो या एस हो कुछ भी हो, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये है, बट डायरेक्शन क्या है, तो हम मान लेते हैं ये एंगल कितना था, यहां से ये एंगल ले लेता हूं मैं फाई। क्या ले लेता हूं, फाई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। किससे, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। करंट कैसे जा रहा था कॉइल में, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे, बराबर है। इधर मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ ऐसा बनेगा। भाई आपने लूप के बारे में पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर आता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी, उसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम, वो रहेगी कुछ ऐसे, क्या, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, ये हमारा हो गया करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ठीक है, याद ये रखना ये एंगल जो रहेगा ना, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। ऐसे बनाना कि एंगल कितना रहे, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बनेगा उतना ही वर्टिकल से भी बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, डीबी कॉस फाई, और इधर वाला एक कंपोनेंट हो गया डीबी साइन फाई। दो कंपोनेंट हो गए। सेम ऐसे ही मैं यहां पर डायमेट्रिकली अपोजिट एक करंट एलिमेंट ले लेता हूं, डीएल, सेम अपोजिट, उसी के जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड यहां बना रहा होगा, बनाएगा, ये भी डिस्टेंस एस होगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस वन। बनाते समय ध्यान रखना ये एंगल 90 दिखना चाहिए, है ना, तो ये भी होगा डीबी, ये एंगल भी क्या होगा, फाई। अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई। तो इसका कंपोनेंट आएगा एक यहां पर, कितना आएगा, डीबी कॉस फाई, और परपेंडिकुलर वाला इधर डीबी साइन फाई। ऐसा होगा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैं लैंग्वेज लिखता हूं, यहां लिखा लेट अस कंसीडर एन इक्वल डायमेट्रिकली अपोजिट, यहां लिख लेता हूं, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट डीएल। ये ब्रैकेट हटा देना है ना, ये ब्रैकेट में हटा देता हूं। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू है डीएल। सो रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। कहां पर, एट पॉइंट पी। तो पहला कंपोनेंट हम ये देख रहे हैं कि एक ऊपर जा रहा है डीबी कॉस फाई और नीचे जा रहा है डीबी कॉस फाई। तो यहां लिख लेते हैं डीबी कॉस फाई एंड डीबी कॉस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट। सो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो दे कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे। अब बचता कौन सा टर्म है, डीबी साइन फाई वाला। तो सेकंड हमारा क्या है, डीबी साइन फाई एंड डीबी साइन फाई आर इन द सेम डायरेक्शन, ये तो सिर्फ दो एलिमेंट के लिए था। सो ये सिर्फ दो हमने अपोजिट एलिमेंट लिए, तब हमारा डीबी साइन फाई वाला टर्म्स इधर जा रहा। इधर भी दो अपोजिट लोगे तब भी डीबी साइन फाई इधर जाएगा, ये दो अपोजिट लोगे तब भी, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये आगे की तरफ जाएगा और सभी ऐड होंगे। जब सभी ऐड होंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट
मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी। और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, किसको, डीबी साइन फाई को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इस बात का ध्यान रखो भाई, वहां पर क्या दो डायमेट्रिकली अपोजिट लिए तो डीबी साइन फाई बने, दोनों ऐड हुए, तो ऐसे तो मिलियंस होंगे और सभी क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देते हैं। डीबी की वैल्यू रखो और साइन फाई की वैल्यू रखो, तो डीबी की वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में एस स्क्वायर। ये देखो यहां लिखा हो, यही आया। और साइन फाई की वैल्यू निकालें तो इस ट्रायंगल में से साइन फाई निकाल सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए, हाइपोटेनस एस है, तो मैं साइन फाई की जगह लिख देता हूं ए अपॉन में, बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू 0 कांस्टेंट अपॉन 4 पाई, ये तो पूरा कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, और नीचे हो गया एस क्यूब। बचा क्या इंटीग्रेशन में, डीएल। क्या बचा, डीएल। अब डीएल तो छोटा पार्ट था, पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई इंटू ए अपॉन में एस क्यूब इंटू 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितना लिया था हमने, ए लिया था, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए। ये हो गया पूरा लेंथ, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 2 पाई ए। अब यहां अगर इसको लिखे हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते, बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए है, और यहां एस क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, देखो इस ट्रायंगल में से एस की वैल्यू सॉल्व करो, तो क्या लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एस स्क्वायर की वैल्यू यही आती, इस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मतलब मैं ऐसा लिख सकता था, एस स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे एस क्यूब लाना है, तो एक काम करें, मैं यहां से पहले एस की वैल्यू ले आता हूं, ये लिख लेता हूं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दिया तो 1/2 हो गया। क्यूब करना था, इधर भी क्यूब कर दो, इधर राइट साइड भी क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। मतलब एस क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, ये लिखा जा सकता है। और यही हमारा क्या है, रिजल्ट। आप चाहो तो यहां से 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जब करते हैं तो ये हमें म्यू 0 की वैल्यू रखनी पड़ती है, और यहां हम डायरेक्ट म्यू 0/4 पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻⁷। फिलहाल तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक पार्ट और पूछा था, पार्ट ये था, स्टेट द रूल्स यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आप बुक में से देख के लिख लेना है ना, वो तो सिंपल सा ही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R। दो हमारे पास आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं P और Q, उनका रेडियस क्या है, सेम। आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन में रखा, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और उनका सेंटर क्या है, कॉमन। मैं ऐसा करता हूं, पहले वाला लूप मैं एक ऐसे ले लेता हूं और एक लूप मैं ऐसे ले लेता हूं। ये हो गए दो कॉइल P और Q, ये हो गया इनका कॉमन सेंटर। मैं एक काम करता हूं, इसका नाम दे देता हूं P और इसका नाम दे देता हूं Q। अब बात करेंगे इनके मैग्नेटिक फील्ड की। पूछा ऐसा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द 2 कॉइल्स। कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इफ दे कैरी करंट इक्वल टू आई एंड √3i। ये क्या है, √3 है ना, √3i। एक में आई जा रहा है, एक में √3 आई जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं P वाले में मान लेता हूं करंट आई जा रहा है, और इसमें मान लेता हूं √3i जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें डायरेक्शन की। मान लेता हूं इसमें पहले ये वाले कॉइल में करंट हमारा ऐसे जा रहा था, कैसे, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब ऐसे, इस टाइप से। अगर ऐसे जा रहा था तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कॉइल है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता, बाहर की तरफ बनता। किधर बनता, बाहर की तरफ। मतलब ये वाली P वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर बनता, तो क्या बनता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, बाहर की तरफ। अब इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो हम मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है ऐसा, किस टाइप, आप डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो ना। मैं अभी करंट ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, तो करंट ऐसे जा रहा बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ करंट ऐसे जा रहा,
बराबर है। अगर ध्यान से ऐसे देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता, ऊपर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता ऊपर की तरफ, किसका, क्यू वाले का। तो ये होता मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड दो परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कैसे लाएंगे, तो रिजल्टेंट लाने का तरीका पता है, इसके पैरेलल यहां से वेक्टर बना दो। अगर ये बी क्यू है तो ये भी क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू, और इसके पैरेलल यहां से वेक्टर बना दो। अगर ये बी पी है तो ये भी क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी। और रिजल्टेंट खींचना, टेल से हेड की तरफ रिजल्टेंट खींचते, ये रिजल्टेंट होता, ये क्या होता, बी। मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो क्या होगा, तो लिखे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल P एंड Q इज, क्या आता, B इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P अब प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, यही आता P और Q का। अब P का कितना आता, Q का कितना, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं P का क्या है, तो P में करंट कितना आई जा रहा था। पहले आपको सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता हो, तो फॉर्मूला होता है म्यू जीरो आई अपॉन में 2 पाई आर, यही होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, आई थिंक मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूँ, एक्चुअली मुझे डायरेक्ट याद नहीं है। ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, ऐसा होता है ना। तो यहाँ से अगर 2 से 2 कट करें, पाई से पाई कट करें, तो आएगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर आएगा, है ना। तो क्या आएगा, म्यू जीरो आई अपॉन में 2 आर आएगा, ठीक है। अच्छा रेडियस क्या दिया था, कैपिटल आर दिया, तो इसको कैपिटल आर कर लेंगे हम। रेडियस क्या करेंगे, कैपिटल आर, पूरे का स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दो, प्लस अब क्यू के थ्रू देखते हैं तो क्या आता, म्यू जीरो आई, अब क्यू में जो करंट है वो √3 आई है, तो म्यू जीरो √3 आई अपॉन में 2 आर, पूरे का स्क्वायर। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, वेयर बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन में 2 आर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। अब यहां देखें, ध्यान से देखें, तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर तो दोनों में है, कॉमन कर लो बाहर, तो क्या आता, मैं एक साथ पहले अंडर रूट में लिखता हूं, तो मैंने लिखा बी इक्वल टू अंडर रूट में म्यू जीरो आई अपॉन में 2 आर, ये मैंने इसको पूरे को मैंने स्क्वायर के साथ कॉमन कर लिया, स्क्वायर के साथ, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर के साथ मैंने कॉमन, तो यहां कितना बचा 1, तो यहां बचा 1, तो ये लिखा 1 प्लस, अब इसमें आ जाओ, यहां से म्यू जीरो कॉमन हो गया, आई कॉमन हो गया, 2 आर भी कॉमन हो गया, तो √3 का स्क्वायर बचा, और √3 का स्क्वायर मतलब कितना है, 3, यही बचेगा, √3 का स्क्वायर है, कितना बचेगा, 3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो b कितना आता, अंडर रूट में, ये कितना होगा 4, कितना बचा 4, और ये कितना है म्यू जीरो आई अपॉन में 2 आर का होल स्क्वायर, ऐसा बचता। अगर इसको मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं तो 4 से कितना बाहर आएगा 2, और म्यू जीरो स्क्वायर से म्यू जीरो आएगा, आई स्क्वायर से आई आएगा, और 2 आर का पूरे का होल स्क्वायर से 2 आर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया कितना आया, म्यू जीरो आई अपॉन में आर। आप इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब बात कर रहा था एंगल की भी, कहाँ है देखो एंगल, बोला ना इफ दे, कहाँ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब बोला है डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन मतलब एंगल, तो डायरेक्शन आप P से ले रहे हैं कि Q से ले रहे हैं, डिपेंड करता है। मैं आप P से ले रहा हूं डायरेक्शन, है ना, मैं मान लेता हूं ये एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है थीटा, तो यहां लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम P, क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख लेते हैं फॉर डायरेक्शन, सपोज थीटा इज द एंगल फ्रॉम कॉइल P, लिख लेते हैं ज्यादा बेटर, फ्रॉम कॉइल P। सो अब हमें क्या लाना है, एंगल लाना है, तो tan थीटा लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा अगर लगाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या था B, P था ना, क्या था Q था ये, B परपेंडिकुलर वाला क्या था B Q अपॉन बेस वाली क्या थी B P,
दोनों की वैल्यू रखो। क्यू वाले की वैल्यू आई थी μ0 √3i अपॉन में 2r, यही आया था ना क्यू वाले का, और पी वाले का आया था μ0 i अपॉन में 2r। देखो पूरा का पूरा टर्म्स कैंसिल हो रहा है सिर्फ √3 छोड़ के, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा इक्वल टू √3, और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60, तो थीटा कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। एक चीज ध्यान रखना, अगर एंगल अगर P से ना लेके Q से लेता तो 30 नहीं 60 नहीं आता, 30 एंगल आता। भाई कॉमन सी बात, अगर ये 60 है तो ये 30 होता है ना। तो अगर कोई आंसर बताता है मेरा 30 आया है तो उससे ये जरूर पूछ लेना कि कहाँ से आया है। मैं P वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से ले रहा हूँ, अगर Q से लेते तो एंगल 30 भी आ सकता है, मतलब आता ही। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया दूसरा वाला। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको फाइनल में। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है, क्वेश्चन लिखा स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड प्रूव इट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। इसको प्रूव करना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ, ठीक है। पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट जान लो। स्टेटमेंट तो वैसे आपको पता है, फिर भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ऐसे, B डॉट dl, ये फॉर्मूला है, B डॉट dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स करंट, थ्रेडिंग द लूप होता है एक्चुअल में। तो मैं ऐसे बोल देता हूं, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, यहां लिख लेता हूं, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू μ0 टाइम्स करंट थ्रेडिंग द लूप, मतलब उस लूप में जितना करंट होगा उसका मल्टीप्लाई होगा μ0 के साथ में। और ये क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप की बात कर रहा है ना। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। ये है हमारा स्टेटमेंट एम्पियर सर्कुलर लॉ का। अब बोला क्या है, एंड प्रूव इट फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमें ये प्रूव करना है। तो मैं यहां पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पहले बना लेता हूं, ऐसा ये मान लेता हूं इसमें करंट कितना I करंट जा रहा है। तो अगर इसमें करंट I जा रहा है तो आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसने बनाया सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। अब क्या मैं यहां से सेंटर से R डिस्टेंस पे बात करूंगा, कितना डिस्टेंस, R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का कैसे आता है, सर्कुलर, तो ऐसे ही घूमता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होगा, यहां देखते तो इधर जाता, भाई सर्कल में घूमेगा ना, तो जाएगा तो टेंजेंशियल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया DL, क्या ले लिया, DL, छोटा सा पार्ट ले लिया। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो, तो यहां लिख लेते हैं फ्रॉम LHS, ये लिख फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ भी लिखा जाता है इसे ना, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ B डॉट DL इक्वल टू, हमने LHS पार्ट ले लिया इसका, कितना, B डॉट DL। अब B डॉट हटाओगे तो एंगल कौन सा आएगा, कॉस, तो ये आया B DL कॉस। कितना एंगल बनेगा, तो B और DL के बीच कितना एंगल है, तो B किधर है ऐसे, और DL भी कैसे होगा, बाहर ही जा रहा होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो एंगल कितना बनेगा, 0, तो cos 0 आया। तो ये LHS पार्ट जो हमारा है B डॉट DL, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी B इंटू, ये इसको इंटीग्रल लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B DL, ये cos 0 तो हो गया 1, बराबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर B डॉट DL को B डॉट DL लिखे रहो, LHS पार्ट को वही लिखा रहने, है ना, क्योंकि RHS लाना है। B को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन लगा दो DL का, ठीक है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, किसके थ्रू, स्ट्रेट वायर के थ्रू। स्ट्रेट वायर से R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 अपॉन में 4 पाई 2I बाय R, क्या होता है, 2I बाय R। अगर इसके साथ पाई लग जाता है ना तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, पाई हटा दिया तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया इनटू। अब DL पूरे लेंथ की बात कर रहा, भाई छोटा सा DL था, पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब टोटल लेंथ लूप की कितनी होगी, 2 पाई R, क्या होगी, 2 पाई R। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू
सब कैंसिल होगा करके देख लो भाई। देखो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, ये r से ये r कैंसिल, बचा क्या म्यू 0 इंटू आई, म्यू 0 इंटू आई। ये आ गया हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट है स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। एक स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस क्या है, ए है, उसमें करंट आई जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 above the surface of the wire to that at a point a/2 below its surface. What is the maximum value of the field at this wire? ठीक है, चलो मतलब देखो कंडीशन समझो पहले इसकी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये हमने एक वायर ले लिया, यहां से ले लेते हैं, ये मैंने एक वायर ले लिया है ना, ऐसा ये वायर है, ये इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी ली, ए, यहां से यहां तक की जो रेडियस है क्या है, ए है। बोला है इससे a/2 यानी कि यहां पर इसका नाम दे देता हूं मैं पॉइंट a/2, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, a/2। तो a/2 पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, डायग्राम बना लेंगे फिर लिखेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस a/2 above the surface of the conductor। भाई कंडक्टर की सरफेस से ऊपर, है ना, सरफेस ऑफ कंडक्टर कितना आएगा तो वो देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ा था अभी, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई 2I/r, क्या पड़ा था 2I/r। अब r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस r जो होती है ना वो सेंटर से होती है, तो सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो ये a और ये a/2, तो 3a/2 हुआ। मतलब ऐसे लिख सकता हूं म्यू 0 इंटू 2I अपॉन में 4 पाई, और r की जगह में लिख सकता हूं 3a/2। कितना लिख सकता हूं, 3a/2। समझो स्ट्रेट वायर है, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, ये a/2, तो टोटल कितना हो गया 3a/2, बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये कौन सा पॉइंट हमने a लिया था क्या, ये a पॉइंट पे है, इसका नाम a ना लो, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, क्योंकि फिर मैग्नेटिक फील्ड b वाले में दिक्कत देगा, इसको मैं p पॉइंट दे देता हूं, है ना, p पॉइंट पे, है ना। तो इसका नाम दे देता हूं एट पॉइंट p। तो मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पे कितना आया, अब इसको सॉल्व करके देखो, 2 से इसको कट कर दो, 2 बचता, 2 से ऊपर कट हो जाता है, यानी बचता म्यू 0 आई, ऊपर बचता म्यू 0 आई, नीचे किसका बचता 3 पाई a, यही बचता। चेक कर लेना है ना, कैलकुलेशन देख लेना, 2 से 2 कट किया, 2 बचा, बराबर, ये 2 से 2 कट हो गए, तो म्यू 0 आई तो ऊपर बचा, नीचे बचा हमारा पाई और 3 है, 3 पाई है, बराबर है। अब आते हैं सेकंड पे, जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सॉल्व करना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कौन सा कलर लेना, ब्लू ले लेता हूँ। मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, कहाँ पर, सरफेस से a/2 ऊपर नीचे यहाँ जाने में, कहाँ जाने में, यहाँ पर। ये सरफेस से a/2 में पूछा था ना, अंदर पूछा था, a/2 बिलो द सरफेस। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने ले लिया b, q ले लिया, क्या ले लिया, q। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये लिखा हमने मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस a/2 बिलो द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर से नीचे। एक मिनट देखें अगला पेज खाली है क्या, नहीं खाली है, यही करना पड़ेगा कैसे भी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा b, कहां पे, q पे। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई। अब यहां लिखेंगे 2I, I की जगह I डैश लेंगे, क्योंकि करंट चेंज होगा, बताते हैं कैसे, अपॉन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, a/2 है, कितना है, a/2 है। पहला तो ये ध्यान रखो भाई, फॉर्मूला क्या, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I/r, r की जगह क्या होगा, a/2। अब बात करते हैं I डैश क्या होगा, I डैश की कहानी समझो, है ना। देखो भाई पूरे में करंट I जा रहा है, अब पूरे की रेडियस a है, अब करंट सिर्फ a/2 में जाना है,
और इतना पार्ट लेना है ना, तो हमें इससे मतलब है। तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना था, पाई ए स्क्वायर इक्वल टू इतने पार्ट में करंट मैंने ले लिया आई डैश अपॉन में इतने का एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। तो इसका कितना है, ए बाई 2 स्क्वायर है। बोलो ये चीज समझ आई। देखो पहले इतने की बात करते हैं, तो करंट कितना आई अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली में करंट डेंसिटी जो होता है ना, करंट डेंसिटी वो होता है जे करंट डेंसिटी को लिखते हैं करंट अपॉन एरिया। तो करंट तो आई है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी जितना यहाँ है उतना इसके लिए भी ले लेते हैं। तो करंट अपॉन एरिया इक्वल टू करंट इतने से पार्ट का, अंदर वाले पार्ट का, इतने का करंट कितना आई डैश ले लिया, और इतने का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या है, ए बाई 2 है। बस अब इसको हमें आई डैश कैसे करके सॉल्व करना है। तो एक पहले काम करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आई डैश जो बचेगा वो कितना आएगा, ये हुआ 4, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, तो आई डैश जो बचेगा वो बचेगा ये 4 ऊपर जाएगा, यानी कि आई बाई 4 बचेगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आई बाई 4 आएगा। वैल्यू रख के देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे फिर बाद में। सॉरी। तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट Q इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, 2 को 2 लिखा और आई डैश की जगह लिख दिया मैंने आई बाय 4, आई बाय 4, और ये ए बाई 2 को मैंने लिख दिया ए बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी लाइन पे। देखो ये 2 से ये 2 कट होगा, यहाँ 2 बचेगा, है ना, और ये 2 से ये 2 कट हो गया, तो बचा क्या हमारा म्यू 0 आई, और नीचे क्या बचा 4 पाई ए, यही बच रहा 4 पाई ए। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर लो, क्या करो, दोनों इक्वेशन डिवाइड। तो मैं डिवाइड कहाँ करूँ, इधर कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1/2, इक्वेशन क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड एड P डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एड Q इक्वल टू P वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू 0 आई अपॉन में 3 पाई ए, और Q वाले का इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई ए। ठीक है, तो दोनों को अब देख लेते हैं। तो देखो म्यू 0 आई से म्यू 0 आई तो कैंसिल होगा, और पाई ए से पाई ए कैंसिल होगा, 4 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 4:3। किसका, P और Q का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, मैग्नेटिक फील्ड P रेशियो मैग्नेटिक फील्ड Q का रेशियो कितना, 4:3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, सारी चीजें बराबर दिख रही हैं कि नहीं। सही 60 दिख रहा है। चलिए ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो थ्योरी वाले पार्ट जो है ना वो थोड़ा आप कोशिश करना सॉल्व करने की, है ना, वो घर मतलब नोट्स में से आप देख लेना, और अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स होगा तो नोट्स अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से ले लेना। क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पहला ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है ना, मतलब V सेम है, ठीक है, एंड देन सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब ये भी क्या है, सेम है ना, कांस्टेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो देखो पहले हमें 3 पार्टिकल दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन, फिर दिया है ड्यूट्रॉन, और फिर दिया है अल्फा पार्टिकल, क्या दिया है, अल्फा। तो 3 पार्टिकल दिए हैं। पहले ये जानो इनके चार्ज क्या होते हैं, है ना, इनके चार्ज। तो मैं प्रोटॉन का चार्ज ले लूंगा Q, और ड्यूट्रॉन का चार्ज भी होता है सेम, तो दोनों के चार्ज सेम होते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है डबल, किसका, प्रोटॉन का या ड्यूट्रॉन का, कितना होता है, डबल। अच्छा मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का मास मैं यूज करूंगा m, और ड्यूट्रॉन का मास हो जाएगा डबल 2m। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का डबल होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4 टाइम्स, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल का मास, ठीक है। तो ये हम पहले डाटा क्लियर रखते हैं। अब बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना था। चलो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है Q इंटू वी। क्या होता है, Q इंटू वी। Q क्या है, V क्या है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ गया, बराबर है। अब इतना, इसका मतलब ये जिसका चार्ज ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जिसका चार्ज कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। यहाँ तो रेशियो पूछा था, कंपेयर करना था ना,
कंपेयर करना था, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, इनका चार्ज का रेशियो ले लो 1 1 2, कितना आ रहा है 1 1 2, तो ये रेशियो आ गया 1:1:2। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में फोकस करते हैं। क्या लिखा, देयर काइनेटिक एनर्जी, पहला हो गया। सेकंड, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर, मतलब जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा पाथ का, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस बताना है। तो पहले हम रेडियस के फॉर्मूले में तो आए, तो सेकंड पार्ट में रेडियस के बारे में बात करें हम पहले। तो रेडियस क्या होता है, तो आर को लिखते हैं mv/qb, क्या लिखते हैं mv/qb। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो एक काम कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m/qb। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये होता है। यहां से अगर वेलोसिटी निकालूंगा तो आएगा 2k/m का अंडर रूट, यही आएगा। वेलोसिटी की जगह लिख सकते हैं √2k/m, तो मैंने वेलोसिटी की जगह लिख दिया √2k/m। बोलो हो गया। मतलब हमारा रेडियस का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, वो आया हमारा अंडर रूट में, पहले 1/qb लिख लो, अंडर रूट लगाओ, m को अगर अंडर रूट में ले जाऊंगा तो m² हो जाएगा, तो एक m से m कट हो जाएगा, यानी बचेगा 2mk। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो डायरेक्ट याद रखो, अदरवाइज यहाँ से हम 12th लेवल में तो सॉल्व करना था। अच्छा, ये पूरी वैल्यू अगर प्रोटॉन की है तो ये आंसर आ रहा 5, तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ रहा, और रेडियस की वैल्यू क्या है 1/qb √2m। अब काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का है, इस बात का ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी किसका है, प्रोटॉन का है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। चार्ज प्रोटॉन का है, इस बात का ध्यान रखें, मास प्रोटॉन का है, इस बात का ध्यान रखें, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे जैसे फॉर ड्यूट्रॉन, जब हम ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ, ये प्रोटॉन का था ना, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या 1/qb, क्यू किसका, ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन का क्यू, मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम था, अंडर रूट लगाया, 2 लिखा, मास किसका, ड्यूट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी किसकी, ड्यूट्रॉन की, सॉरी ड्यूट्रॉन की। एक बात बताओ, इसको मैं प्रोटॉन के टर्म्स में नहीं लिख सकता, चार्ज तो दोनों के सेम थे, चाहे प्रोटॉन का लो चाहे ड्यूट्रॉन का लो, तो चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वो भी सेम, अंडर रूट लगाया, 2 लिखा, मास कितना था, मास था हमारा ड्यूट्रॉन का 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन का मास कितना था 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। बोलो काइनेटिक एनर्जी देख लो, इनका रेशियो क्या था, दोनों का रेशियो 1:1 था, सेम आया था। अब अगर यहां से देखा जाए तो ड्यूट्रॉन का जो आएगा वहां से क्या रहा भाई, देखो इन दोनों को कंपेयर करके देखो, ये तो दोनों में सेम है, ये भी पूरा अंडर रूट वाला सेम, बच √2 तो बच रहा है एक्स्ट्रा, मतलब √2 इंटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो √2 लिखा, अब प्रोटॉन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर सॉरी, तो 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई 1.41 लिख ले, 5 का मल्टीप्लाई 5 एकम 5 हुआ, 5 चौक 20 हुआ, 2 बचा, 5 एकम 5 तो 7 हुआ, 7.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ड्यूट्रॉन के रेडियस। अब ऐसे ही बात करेंगे अल्फा पार्टिकल का रेडियस, तब अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां लिख लेते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या होगा 1/ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही आएगा। चलो इसको कंपेयर करना था तो कैसे लिखते हैं 1/, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है डबल किसका, प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड सबकी एक जैसी थी, अंडर रूट लगाया, 2 को 2 लिखा, मास अल्फा पार्टिकल का होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, बोलो होता है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की थी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये देखो काइनेटिक एनर्जी आप चेक कर लो 112 आई थी, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डबल है किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है 2 टाइम्स है, तो ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब यहां पर हम इसे अल्फा पार्टिकल के टर्म्स में लिखें अगर, तो अल्फा पार्टिकल के टर्म्स में हमारे पास आया था 1/qp
√2 मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इतने को छोड़ दो, क्या क्या बच रहा है? देखो ये 2 बच रहा था, ये 1/2 लिख दिया, बाकी सेम, ये भी सेम, बराबर है। ये अल्फा पार्टिकल का था, ये डबल कर दिया ना, ये 2 बच रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। यहां से अगर देखें तो हमने क्या √2m के लेना है, 2m के लेना है, तो 4 और 2 8 बच रहा अंडर रूट में कितना बच रहा? 8, मतलब अंडर रूट में 4 × 2 बच रहा है। बोलो क्लियर है? मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इतने पूरे को लिख सकता हूं 5 सेंटीमीटर, या भी लिख दो रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अब बचागा क्या, इंटू 1/2, अंडर रूट 4 से बाहर कितना आएगा, 2, और अंडर रूट 2 को लिखा रहेगा। ये 2 से 2 कट हो गया, मतलब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आ गया, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो पहले भी आया था, ड्यूट्रॉन के लिए भी रेडियस आया था, √2 × 5 कितना आया था, 7.05, यही था ना, 7.05 सेंटीमीटर। तो ये भी आ गया। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, जो लोगों का मैथ थोड़ा अच्छा है वो चार्ज और मास और काइनेटिक एनर्जी से मतलब रखता और सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो सबको पता है वैसे तो प्रिंसिपल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, हमेशा आता रहता है इससे रिलेटेड। तो प्रिंसिपल क्या है, when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field then there is a current dependent torque। तो क्या लिखेंगे, when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field then there is a current dependent torque। क्या मिलता है, करंट डिपेंडेंट टॉर्क, विच, अच्छा करंट डिपेंडेंट टॉर्क जो रहता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं ना। तो क्या रखा हमने, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसमें क्या लगेगा कि टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क बढ़ता है या कम होता है बिकॉज ऑफ करंट, इसीलिए लिखा करंट डिपेंडेंट टॉर्क, विच डिपेंड्स ऑन द एंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर, अल्फा को क्या बोलते हैं, एंगल थीटा क्या बोलते हैं, एंगुलर, विच डिपेंड्स ऑन एंगल एक्चुअल में है, और उसका नाम क्लियर मुझे नहीं आ रहा, डिपेंड्स ऑन एंगल, मुझे नाम अभी क्लियर नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा है ना, विच डिपेंड्स ऑन द एंगुलर या एंगल, जस्ट विच डिपेंड्स ऑन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, विच डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, किसका, गैल्वेनोमीटर का है ना। भूल जाते हैं सभी लोग, भूल जाते हैं, सबका तो नहीं पता, मैं तो भूल गया था अभी। अच्छा, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, तो वर्किंग वाला पार्ट आप कर लेना, मैं इसका एक्सप्रेशन ले आता हूं, है ना, क्योंकि वो तो पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, मैं आपको समझा जरूर दूंगा, है ना। अब एक्सप्रेशन लाना है तो होता कुछ ऐसा है, ये देखो यहाँ डायग्राम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक मैग्नेट लूंगा, कैसे, कॉनकेव शेप के 2 मैग्नेट लेते हैं, एक नॉर्थ पोल का और यहां पर एक ले लेंगे साउथ पोल का। अब पॉइंट ये आता है, कॉनकेव शेप का यूज क्यों करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। यहां हमने कॉइल रख दिया, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर रखते हैं, यहां हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं ऐसे, और ये हमने लगा दिया स्केल। परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट डायग्राम है। और यहाँ होगा पॉइंटर, मैं मान लेता हूँ पॉइंटर अभी यहाँ पर ऐसे है ना, ये हो गया हमारा पॉइंटर। ठीक है, ये हमारे मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये हेयर स्प्रिंग है, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर है मेटल वाला, यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर, और ये है स्केल।
होता क्या है, जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को करंट देते हैं तो नीडल जो है, जो हमारा पॉइंटर है, ये क्या मूव करता है। तो मूव करता क्या क्यों है, क्योंकि इसमें टॉर्क लगता है। तो व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर then deflecting torque उसमें क्या है, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ करंट की वजह से लगता है। इसका डेरिवेशन भी है आपके सिलेबस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एक टॉर्क लगता है जिसे बोलते थे बीना साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखेगा, BINA साइन थीटा, थीटा 90 हो जाता है तो साइन 91 होता है, इसलिए ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। जिसको बोलते हैं बीना। बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट एंड नंबर ऑफ टर्न, ए एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये पॉइंटर यहां से यहां तो आ गया। अब जब करंट देना बंद कर देंगे तो बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग की वजह से ये क्या होता है, रीस्टोर करता है अपनी पोजीशन को। तो व्हेन देयर इज नो करंट पासिंग, then a restoring torque की वैल्यू लिख लो, टाउ इक्वल टू के इंटू अल्फा। के हमारा होता है टॉर्सन कांस्टेंट, जो स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये हो गया सेकंड। दो इन इक्विलिब्रियम पर दोनों इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वल। 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल। इक्विलिब्रियम पर दोनों को इक्वल कर दो, तो ये लिख दिया बीना इक्वल टू के अल्फा। हमें लाना क्या है, करंट को रोको, बाकी को भेज दो। तो बाकी को भेजा तो आ गया के अपॉन में BNA और ये आ गया अल्फा। ठीक है, तो आई को आई लिखो। ये जो है ना के अपॉन BNA, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी लिख सकते हैं और अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, जी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, के अपॉन में NBA है ना, NBA। तो यहाँ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, या एंगल थीटा भी ले सकते थे आप। यहाँ जरूरी नहीं कि अल्फा लिया जाए, बाकी मैं अल्फा लेता हूँ इसलिए थीटा ये ध्यान देता है। तो ये करंट डिपेंडेंट जो टॉर्क है ना, ये करंट जो है, जितना करंट ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। अगर डिफ्लेक्शन, जब करंट ज्यादा आता है तो ये पॉइंटर जो होता है एकदम से आगे तक भाग जाता है, और करंट कम होता है तो डिफ्लेक्शन कम होता है। मतलब करंट जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, और यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हमारा गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो गया। और कोई पार्ट था क्या, नहीं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो ये हो गए। मैं एक बार देख लेता हूं स्क्रीन कैसी चल रही है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, A rectangular loop of side 25 cm and 10 cm carries a current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to a long straight conductor। पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लूप बना लेता हूं और लॉन्गर साइड की तरफ मैं एक वायर रखूंगा। मैंने ये लूप बना लिया है ना, ऐसा बोला एक लूप है। ठीक है, ये लिखा ना, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 एंड 10, 25 सेंटीमीटर कौन सा, ये वाला। ये हम ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड ले लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर। अब बोला है लॉन्गर साइड के पैरेलल, लिखा है ना, कैरीज 15 एम्पियर करंट विथ इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर 2 सेंटीमीटर। मतलब लॉन्गर साइड वाला है हमारा एक वायर ऐसे, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अपार्ट कैरिंग अ करंट ऑफ 25 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रहा है वो 25 एम्पियर है, और इसमें जो करंट जा रहा था वो 15 एम्पियर है। इसमें कितना है, 15 एम्पियर। ऐसा बनाया है, समझ आ रहा होगा, है ना। अब हमें क्या बताना है, इसमें नेट फोर्स बताना है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप। नेट फोर्स मतलब इस कॉइल पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर दो पैरेलल वायर हैं जिन पे करंट जाता है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है। तो ये होता है फोर्स F इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डिस्टेंस इनटू लेंथ ऑफ द वायर, ऐसे।
ठीक है, अब एक चीज हमें पता है कि ये इसका नाम दे देता हूं मैं ए, ये दे देता हूं बी, ये है सी और ये है डी। एक चीज मुझे पता है कि वायर बी सी में और वायर डी ए में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हमें फोर्स किस में लगेगा? इन दोनों पैरेलल वायर्स के बीच लगेगा और ये इन दोनों में लगेगा। मतलब सी डी और इस वायर के बीच लगेगा और ए बी और इस वायर के बीच लगेगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो नेट ऐसे लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, एक्टिंग ऑन द लूप नेट फोर्स ऑन द लूप F इक्वल टू कितना लगेगा? फोर्स बिटवीन ए बी माइनस फोर्स बिटवीन सी डी। ऐसा क्यों हुआ? पहले ये देखें, ए बी वाला वायर ये है, ये वाला वायर और ये दोनों पैरेलल वायर है, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा होगा, तो इनके बीच फोर्स ज्यादा लगेगा और इन दोनों के बीच फोर्स कम लगेगा। क्यों? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर और इन दोनों वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। 10 ये है, 2 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो फोर्स कम, मतलब ये वाला वायर इस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो मैंने एफ ए बी लिखा, फोर्स ऑन ए बी, माइनस ये वाला वायर इस वाले सी डी में फोर्स कम लगाएगा, तो एफ सी डी लिया। इन दोनों में तो फोर्स लगेगा नहीं, तो ये हमारा आ गया नेट फोर्स। हमें बस ए बी और सी डी वाले फोर्स की वैल्यूज लिखनी है। चलो ए बी वाले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2। तो I1 कितना? 25 ले लें, इसको I1 ले लेते हैं। I2 कितना? 15 ले लेते हैं, 15। 2I1 I2 हो गया अपॉन डिस्टेंस कितनी है? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो आ गया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू लेंथ। अब ये लेंथ कितनी है? तो इस वाले वायर की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? देखो 25 सेंटीमीटर है ना, तो इसको लिख दिया 25 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो गया, माइनस लगाया। अब एफ सी डी की बात करेंगे तो इनके इन दोनों के बीच कितना फोर्स? तो फॉर्मूला तो वही है, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई 2 I1 मतलब 25, I2 मतलब 15। I1 कितना? 25 और I2 कितना? 15। ये हो गया यहाँ तक, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब फाइनली जो डिफरेंस आ रहा है दोनों फोर्स में वो आ रहा है सिर्फ डिस्टेंस का। किसका? डिस्टेंस का। बाकी तो भाई सभी सेम है, जो कॉमन है कॉमन करो। तो अगले वाले पेज में आ जाते हैं। सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, कितना? म्यू 0 बाय 4 पाई कॉमन आएगा, फिर 2 आएगा, फिर I1 आएगा, I2 आएगा और डिवाइड बाय और कुछ है? यही बच रहा ना, I1 I2। आगे क्या देख लेते हैं इधर। हाँ ये आ गया, 2 आ गया, 25 आ गया, 15 आ गया और ये वाली डिस्टेंस भी आ गई। डिस्टेंस कितनी है? 25। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, यहां पर जो वैल्यू बच रही है वो बच रही हमारी 2 और यहाँ पे जो वैल्यू बच रही वो बच रही 12। बोलो देखो यहाँ पर हुआ क्या? ये 10⁻⁻2 से ये 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ यही ना, ये दोनों पावर क्या हो गए? कैंसिल। तो ये हमने 1/2 ये बचा, 1/12 यहाँ पर बचेगा, ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। चले इसको सॉल्व करें। वैल्यू कितनी है इसकी? 10⁻⁻7 होती है, म्यू 0 बाय 4 पाई। 2 इंटू 15 कितना हो गया हमारा? 30 और 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625। ब्रैकेट लगाओ, एलसीएम कितना आया? यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लो, जरूरी नहीं कि वो 12 लिखो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 12 - 2 बराबर है। अब देख लेते हैं कितना आ रहा। तो ये 3 और ये 625 मुझे दिख रहा है ना, तो इसको लिख दिया 625 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। एक पावर इसकी कम कर दी, इंटू लगाया, ये कितना बचा? 10 और डिवाइड कितने से है? 24 से। 12 इंटू 2 24, 3 से इसको कैंसिल करो, कितना आया? 8 बराबर है। तो अब 8 से इसको डिवाइड करना है, 625/8 डिवाइड करके देखो बेटा, इंटू 10 की पावर कितना बचेगा? -5 डिवाइड करें कितना है? 8 से कैंसिल करो, 8 7 बार जाएगा, 8 से 56 होता है 56, कितना बचा? 78.12
125। ये एक्यूरेट आ रहा, आप कैलकुलेट कर लोगे, वैसे कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, इतना न्यूटन। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 7.81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ये आ गया नेट फोर्स ऑन द लूप। इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एक सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सिर्फ यही एक ऐसा टर्म होता है जो कि दोनों में अलग अलग होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 था, ये हमें दिख रहा है। बाकी सभी फिक्स रहेगा भाई, μ0/4π दोनों में रहेगा, 2 दोनों में रहेगा, L दोनों का सेम रहेगा, I1 I2 भी दोनों का सेम रहेगा। तो सिर्फ R का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। कैलकुलेशन करते समय आप लोग एक चीज का ध्यान रखोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया कि नहीं, मतलब जो भी CGS डेटा है उसको MKS में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन जरूर अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे मैं जरूर अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। वैसे प्रीवियस वीडियो के लोगों ने देखे हैं टेलीग्राम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर टू मेजर अप टू V वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम। हमें पहले पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कनेक्ट करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आता है उसी को बोलते हैं वोल्टमीटर। ये जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टमीटर होता है। करंट कितना जाता है, I करंट जाएगा, है ना। चलो, तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें बोला है कि कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, 2 किलो ओम का कनेक्ट किया है इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। सेकेंड पार्ट में बोला है 2 वोल्ट मेजर करता है। चलो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, यहां लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट केस। पहले केस की मैं बात करूंगा, तो पहले केस में जो हमारी इक्वेशन बनती है वो समझे, है ना। वो होता क्या है, V इक्वल टू करंट, इसमें करंट क्या जाएगा, I। अब चाहो IG लिखो या I लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं I लिख देता हूं। I R प्लस G प्लस R, ऐसा हुआ करता है। आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, इसको मैं आगे लिखूंगा, पहले ऐसा ये इक्वेशन होती है। अब पहले केस की बात करें, इन फर्स्ट केस पहले केस में इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 किलो ओम है। वोल्टेज कितना मेजर कर रहा, V, तो मैं V को V लिख लेता हूं, I को I लिख लेता हूं, G को G, और R की जगह 2 किलो ओम है। 2 किलो ओम का मतलब होता है 2000 ओम। क्या मतलब होता है, 2000 ओम। किलो है ना, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये 2000 हो गया। इसके बाद बोला है सेकंड में 2 वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर। सेकंड केस में क्या बोला है, इन सेकंड केस बोला है कि 2 वोल्ट मेजर करता है। कितने वोल्ट, 2 वोल्ट। कब, जब रेजिस्टेंस 5 किलो ओम का है, तो I को I लिखा, G को G लिखा, और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जगह 5 किलो ओम कर दिया, यानी कि 5000 हो गया। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, यानी कि 5000 हो गए, 2 आ गए। अब बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर टू मेजर अप टू V/2। वो चलो बात की बात है, पहले मैं यहां से सॉल्व करूंगा V की वैल्यू क्या आ रही है, जो भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से अब मैं एक्चुअल में सॉल्व जो करना है ना, वो बोला है रेजिस्टेंस सॉल्व करना है। यहां पे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएं कि वोल्टेज V/2 मेजर करे। कितना मेजर करे, V/2। तो पहले एक काम करते हैं, यहां से देखें, एक काम करो ना, पहली वाली इक्वेशन में V की वैल्यू ये है, उसको उठा के यहां रख दें सेकंड वाले में, तो पहले वाले की वैल्यू सेकंड में रख दो। तो यहां लिखा पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन 2 इंटू V था, V की जगह है I ब्रैकेट ऑफ G प्लस 1000, सॉरी 2000 था ना, G प्लस 2000, यही था ना, V की जगह इक्वल टू, और हमारे पास यहां पर जो आ रहा था सेकेंड, जस्ट मिनट, यहां पर जो आ रहा था क्या, I G प्लस 5000, तो ये लिख दिया I ब्रैकेट ऑफ G प्लस 5000। अब इसको सॉल्व कर लो आप। देखो पहला ये क्लियर, 2 ये I से I तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 2G प्लस 4000 इक्वल टू, यहां कितना बचा, G प्लस 5000। G को इधर ले आओ तो आ गया हमारा 2G माइनस G इक्वल टू 1000 बचेगा, इसको उधर भेज दिया, तो G की वैल्यू कितनी आई, 1000 आ गई ओम। अगर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल गई है,
तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। v कितना आएगा, तो i इंटू, अब ये r की वैल्यू 2000 है, इसकी वैल्यू 1000 है, तो कितना हो जाएगा 3000 v की वैल्यू आएगी 3000 i। हमें वैल्यू किसकी लानी है, v/2 की। एक काम करें ना, v/2 की बात कर रहा है तो एक काम करें, इसको केस लगा देते हैं इसका v/2 वाला। इन थर्ड केस, ऐसे लिखो आराम से बेटा, इन थर्ड केस। तीसरे केस की बात कर लेते हैं ना। तीसरे केस की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, वोल्टेज बोला है v/2 हो जाए, करंट हमें वही आई रहेगी, गैल्वेनोमीटर वही रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। यही केस दे रहा है। क्या बोला है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉल्व करना है जब वोल्टेज कितना हो जाए, v/2 हो जाए। तो वोल्टेज मैंने v/2 कर दिया है, करंट की वैल्यू आई है, g प्लस r डैश है। ठीक है, हमें कैसे भी करके r डैश सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए r डैश, g की वैल्यू यहां रख दो। ठीक है, यहां लिखो v/2 इक्वल टू i की वैल्यू को क्या लिखा जाए, i को i लिख लो अभी, तो g की जगह मैंने लिख दिया 1000 प्लस r डैश। अब यहां पर देखने वाली चीज है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक v/2 आ रहा है, एक i आ रहा। एक काम करो, v की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिख सकते हैं 2i ब्रैकेट ऑफ 1000 प्लस r डैश। ऐसा लिखा जा सकता है, v इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वोल्टेज आ गया। इस वोल्टेज को इसके इक्वल कर दें, कोई दिक्कत है भाई, वोल्टेज तो वही होगा ना, दोनों का v बराबर हो गया। या तो चाहो तो करंट इक्वल कर दो, दोनों में से कुछ भी आप सेम कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल तो ये पहली वाली इक्वेशन के इक्वल कर देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये मैं इक्वल कर देता हूं। तो 1 वाली इक्वेशन क्या थी, क्या लिखा था, i ब्रैकेट ऑफ g प्लस r, इसका वैल्यू लिख देते हैं, i ब्रैकेट ऑफ g प्लस r की वैल्यू क्या थी 2000 इक्वल टू, यह वाला कितना है 2i, अब ब्रैकेट ऑफ कहता है 1000 प्लस r डैश, यही है। चलो, i से i तो कैंसिल आउट हो गया, g की वैल्यू कितनी आई 1000, अब प्लस ये कितना है 2000 इक्वल टू कितना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2000 प्लस 2r डैश। बोलो आएगा यही। ठीक है, अब क्या करो, 2000 को इधर भेज दो, ये 3000 में 2000 जाएगा, क्या बचेगा 1000 इक्वल टू 2r डैश। तो r डैश की वैल्यू कितनी है, 2 से डिवाइड कर दो, 500 ओम आ रहा, 500 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस है। कब, ये रेजिस्टेंस हमारा तब है जब वोल्टेज कितना मेजर कर रहा, v/2। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार स्क्रीन देख लेता हूं मैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ देयर पाथ व्हेन दे एंटर द फील्ड देयर द सेम। क्या क्या सेम है, मोमेंटम सेम है, एक बार काइनेटिक एनर्जी सेम है। मतलब कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, कैसे एंटर कर रहा, परपेंडिकुलर। ये हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अब यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है और एक बार प्रोटॉन लिया है, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है। परपेंडिकुलर जब एंटर करेंगे तो ये सर्कल बनाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। कैसे जाएगा, जब परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेडियस, पहले रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेडियस होता है r इक्वल टू mv/qb। क्या होता है, mv/qb, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, पहले वाले में इन्होंने बोला है कि मोमेंटम सेम हो, तो इन फर्स्ट केस पहले वाले में क्या है, मोमेंटम सेम है। मोमेंटम मतलब क्या होता है, p को बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये क्या है, सेम है, तो ये लिख सकते हैं r इक्वल टू p अपॉन में qb, लिखा जा सकता है r इक्वल टू p अपॉन में qb। अब बोला है p क्या है, सेम है, बोला है ना पहला केस, p क्या है, सेम है। अगर p सेम है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी सेम है, कांस्टेंट हो गया, मतलब r प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन q हुआ।
क्या हुआ, R प्रोपोर्शनल टू 1/Q। रेडियस और चार्ज कैसे इन्वर्सली हुए, और आपसे पूछा क्या था, रेडियस पूछी थी, तो ये लिख सकते हैं, पहले प्रोटॉन का नंबर है तो मैंने इसको लिख दिया Rp डिवाइड बाई R अल्फा इक्वल टू चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। लिखा जा सकता है ऐसे, भाई इन्वर्सली हुए दोनों, इन्वर्सली हुए तो ऐसा। अब इनका रेशियो, चार्ज कितना होता है अल्फा का, तो ये अल्फा का चार्ज होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का प्रोटॉन रहने दो, Q से Q कैंसिल, तो ये आ गया Rp रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2:1। ये आ गया हमारा पहला वाला आंसर। ठीक है, फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान होना चाहिए, बाकी सारी चीज बनेगी। सेकंड बोला है कि काइनेटिक एनर्जी सेम हो, क्या सेम हो, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको भी सेम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सेकंड केस हमारा है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv² होता है, और ये क्या है, सेम है, ये क्या है, सेम है। हमें फॉर्मूला क्या पता है, R इक्वल टू mv/qb, ये पता है ना, mv/qb। ठीक है, कैसे करें, कैसे करें इसको तो वेलोसिटी अगर निकाल लें हम, काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम बोला, तो एक काम करो ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखें, P इक्वल टू √2mk होता है। काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो मोमेंटम का रेशियो हमें पता है, मोमेंटम का रेशियो हमें अभी आया था ना, मोमेंटम का रेशियो, मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम सेम बोला है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम कर दें। ठीक है, तो रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। अपन ने इसका फॉर्मूला कल सॉल्व करा, मतलब 5वां क्वेश्चन जो था ना वो सॉल्व करा था। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं K इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ से अगर मैं निकालूँ V की वैल्यू, तो V को मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू 2k/m पूरे का अंडर रूट, ऐसा लिखा जा सकता है, V की जगह अंडर रूट में, तो यहाँ V की जगह लिख दो, तो R इक्वल टू m अपॉन में QB अलग कर दो, बचेगा क्या, अंडर रूट में 2k/m, यही बचेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने लिखा था 5वें क्वेश्चन में था शायद, तो m को अंदर ले जाओ तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में QB अंडर रूट में 2mk बचेगा। भाई m अगर अंडर रूट में जाएगा तो m² हो जाएगा, एक m से m कट हो जाएगा तो 2mk बचेगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो तीन, देखो ये तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, यहां लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सो हम ऐसा नहीं लिख सकते R प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या क्या सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है अंडर रूट में m अपॉन में q बचेगा। देखो भाई मास अलग अलग होगा और चार्ज अलग अलग होगा, बाकी सब तो सेम है, तो ये आ गया। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट में मास का मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज कैसा होगा, इन्वर्सली है, चार्ज इन्वर्सली है तो चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। समझो इसे, देखो ये वाला जो है डायरेक्टली है, मास हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जे आर प्रोटॉन अपॉन अल्फा, तो मास भी प्रोटॉन अपॉन अल्फा आएगा, और ये इन्वर्सली है तो इन्वर्सली अगर ये प्रोटॉन अपॉन अल्फा है तो ये अल्फा अपॉन प्रोटॉन आएगा। वैल्यूज रख लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा, अंडर रूट लगाया, मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन लिखो, अल्फा का पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स, ये बताया था अपन ने, है 5वें क्वेश्चन में था ये, और अल्फा का चार्ज लिख दो कितना होता है, डबल, और प्रोटॉन का तो था ही है, दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 से बाहर कितना आएगा, अंडर रूट से बाहर 2, और यहाँ कितना है 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का, वो आ रहा 1:1, क्या आ रहा 1:1, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा फॉर्मूले ध्यान रखना, जल्दी बनेगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच रहा था डायरेक्ट कोई फॉर्मूले से बन जाए, तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है ना, ये फॉर्मूला मैंने 5th क्वेश्चन में भी बोला था, है ना, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, इससे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9,
अब ये देखो गैल्वेनोमीटर का ही एक पार्ट है, उसी का क्वेश्चन पूछा गया है ना। बोला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। देखो सबसे पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बनाते थे किसमें, गैल्वेनोमीटर में। क्या बनाते थे, गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते थे। कैसे बनाते हैं पहले वो समझो। तो कॉनकेव साइड शेप के मैग्नेट लेते हैं हम। कैसे, कॉनकेव शेप के, ऐसे। ये नॉर्थ ले लेते थे पोल, ये साउथ ले लेते थे, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इसका काम क्या रहता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर की तरफ लगेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो पूछा था ना इंपॉर्टेंस, तो यहां लिख लेते हैं, इट कैन exert the force on the coil, it can exert the force on the center, it can exert the force at the center of the coil. So torque will increase. क्या मिलता है, अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्क भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉइल लगता है, ठीक है। अच्छा, हाउ इट इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय कॉनकेव शेप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट को कॉनकेव शेप में कट कर दो या कॉनकेव शेप के मैग्नेट लगा दो, तो ये क्या बनाएगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा रेडियल वाली, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी रहती है भाई। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है तो ऐसे ही जाएगी ना लाइन, यहाँ होगी तो ऐसी जाएगी, यहाँ होती तो ऐसी जाती। तो ये क्या, कॉइल के सेंटर की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, कॉइल के सेंटर की तरफ, इसलिए हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। सेकेंड पूछा है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के बीच में जो सिलेंडर रखते हैं, वो सिलेंडर क्यों रखते हैं, सिलेंडर सॉफ्ट आयरन का क्यों रहता है, तो भाई सॉफ्ट आयरन के रहने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है ना। तो यहां लिखते हैं, सॉफ्ट आयरन हैज मैक्सिमम परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी म्यू आर लिख देते हैं ब्रैकेट में, है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। तो हम लोग भाई सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर क्यों रखते हैं, ताकि परमेबिलिटी बढ़ जाए, परमेबिलिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा हमारे गैल्वेनोमीटर के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, एक दूसरा रीजन हो गया। तीसरे पॉइंट पे आ जाए, सी वाला क्या, ये ए वाला है ना, ये ए वाला था। तीसरा लिखा, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब ये अगर करंट सेंसिटिविटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, हम ये बोलना चाह रहे हैं। एकदम सही बात है, हमें बस जस्टिफाई करना है। देखो हमें फॉर्मूला पता है किसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी का। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर, ऐसा लिखा करते हैं एक्चुअल में, NBA अपॉन में K इंटू आर। जो K को छोड़ दिया जाए तो ये वाला जो टर्म्स है ना, ये वाला, ये होता है करंट सेंसिटिविटी, सॉरी आर को छोड़ दिया जाए, आर को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो करंट सेंसिटिविटी है। मैं अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा तो इनको बढ़ाऊंगा, बराबर है, किसको बढ़ा रहा हूं, इसको। इसको अगर बढ़ाने से, अगर ये बढ़ा रहे हैं तो आर तो हमारा वेरी नहीं करेगा ना, आर तो वही रहेगा। तो यहां लिख लेते हैं, इफ वी इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, then its resistance will same, so we can
मैं भाई चाह रहा हूँ करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो ये सेम रहे, ये सेम रहेगी, मतलब क्या करें, तो एक काम करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करो, कम कर दो। रेजिस्टेंस अगर कम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम का सेम। सो रेजिस्टेंस विल सेम, सो वी कैन कांस्टेंट द, या बिना चेंज किए हुए कांस्टेंट द वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो क्या लिखा, इफ वी इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, अगर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाता हूं देन इट्स रेजिस्टेंस विल सेम, रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, सो वी कैन कांस्टेंट द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, यहां पर एक लिख लो ब्रैकेट में, एक और पॉइंट लिख लो, बाय इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये R का मल्टीप्लाई, ये I अगर बढ़ रहा है तो V बढ़ना चाहिए, तो हम V नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, V सेम रखना चाह रहे हैं, तो R को कम कर दो, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लिख लो सबसे बढ़िया। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं डिक्रीज कर दूंगा तो करंट, हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो कम हो रही, कम ज़्यादा हो रही थी वो बराबर हो जाएगी। भाई ज़्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए था, तो ये बढ़ रहा था, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको एक जैसा रखें, तो R जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा उसको कम कर दो, जैसे कम करोगे तो ये बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर एक चीज ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, है ना, IS को हम क्या लिख सकते थे, VS इंटू R। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, हमें इसको कम करना है तो इसको क्या कर दो, कम, ये बढ़ेगा तो इसको हम नहीं बढ़ाना चाह रहे ना, ये बढ़ेगा तो इसको कम कर दो तो बराबर हो जाएगा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल ऑफ एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर ठीक है, इज दिस वन, ये टॉर्क दिया है, टॉर्क कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर, और एरिया कितना दिया है, 0.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हेन द करंट इन इट इज 100 माइक्रो एम्पियर, करंट कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब करंट को लिखा जा सकता है 10⁻⁻4 एम्पियर, दो पावर हमने कम कर दी। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब B की वैल्यू पूछी है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू B ना पढ़ा था, BINA, यही पढ़ा था ना, मैक्सिमम टॉर्क। और आपको पता होना चाहिए यहाँ नंबर ऑफ टर्न लूप जो है, एक ही कॉइल है इसलिए N1 हो जाएगा, तो यहां से मैं B की वैल्यू को लिख सकता हूं टाउ अपॉन में INA, बराबर है, तो B लाना था, टाउ की वैल्यू कितनी दी है, 4 इंटू 10⁻⁸, करंट कितना दिया था, 10⁻⁴, नंबर ऑफ लूप 1 है, और एरिया ऑफ कॉइल दिया हुआ है 0.4, ये वैल्यूज रख दी, वैल्यूज समझ आ गई होगी। बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, देखो पॉइंट हटा दो, ऊपर आ गया 10, ये 4 से ये 4 हो गया कैंसिल, बस पावर ही तो बच रही है, ये हुआ 10⁻⁻4 बचेगा, एक पावर कम कर दो, 10⁻⁻3 टेस्ला आ रहा, चेक कर लो आप बाकी। भाई देखो पावर 4 पावर से 4 पावर कम हो गई, 10⁻⁻4, एक और पावर कम कर दो तो कितना बचेगा, 10⁻⁻3 टेस्ला। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मैं इसके नोट्स जो भी है अभी इसका मैं PDF ले लूँगा और बिल्कुल ऐसा का ऐसा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों को बताएं जितने भी हो सकें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। 12th की एग्ज़ाम आने वाली है ना, तो उसके पहले मैं पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट कर दूंगा। ओके, जय हिंद।